तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ और इसका क्वेश्चन 32 कह रहा है मेक अ रफ स्केच ऑफ अ रीजन और हमें 3 रीजन दे रखे हैं और ये इनइक्वालिटी में है। तो चलिए पहले इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला है 0 से एक्स स्क्वायर के बीच में, दूसरा है 0 से एक्स के बीच में और तीसरा है x इज इन बिटवीन 0 to 2। अब इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक हो जाएगा और y ग्रेटर देन 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 2। तो ये तो हमारा पैराबोला हो गया। ये y इक्वल टू एक्स एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और x इक्वल टू 2 एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल रहेगी और 2 यूनिट डिस्टेंस पे रहेगी। तो यहां से हम कौन से कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, जब यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ये कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे एक रफ स्केच हमने बना लिया है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला वाला ग्राफ है, ये x इक्वल टू 2 एक लाइन है और ये ओरिजिन वाली लाइन है y इक्वल टू एक्स। यानी यहाँ पे ये 0 पे कट कर रहा है और 1 पे कट कर रहा है। अब हमें इसी को इंटीग्रेट करना है, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको पार्ट्स में ब्रेक करके तब इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे एक पार्ट हमारा रहेगा ये वाला रीजन पैराबोला के नीचे और लाइन के नीचे, और दूसरा रहेगा लाइन के नीचे ये वाला। यानी 0 से 1 तक हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर 1 से 2 तक। अब देखें यहाँ पे तो 0 से 1 के बीच में हमारे पास पैराबोला आ रहा है, देखिए यहाँ पे पैराबोला टच कर रहा है, और 1 से 2 के बीच में हमारे पास लाइन आ रही है। तो अब इसी रीजन को हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड एरिया लिखा है 0 से 1 तक y पैराबोला है और फिर 1 से 2 तक y एक लाइन है। अब यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख दिया और यहाँ पे x रख दिया, और यहाँ पे हमें फ्रेंड्स जो लिमिट दे रखी है उसको सॉल्व किया। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया 11/6 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 की ओर। डिफाइन अ रिलेशन r इन द सेट n क्रॉस n एज फॉलोज। यहाँ पे फॉर a, b एंड c, d बिलोंग्स टू n क्रॉस n कैसे रिलेशन दिया है, a, b is related to c, d। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं n क्रॉस n का मतलब है नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर का। इसका मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। ये सिंपल रिलेशन नहीं है जिसमें केवल एलिमेंट्स रिलेटेड होते थे। ये कौन सा है, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड। तो अगर हम देखें इसका रिलेशन है AD इज इक्वल टू BC। अगर ऐसा होता है तो AD BC के बराबर रहेगा। अब इसी को हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व कर रखा है। पहले तो सिंपली हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे कि AB is related to CD if AD is equal to BC। ये हमें गिवन था। अब अगर मान लिया हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो हमें A, B एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जो n क्रॉस n को बिलोंग करता है। तो AB इज इक्वल टू BA हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। अब अगर हम इसका रिलेशन देखें तो ऊपर के हिसाब से अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए A जो है वो D के साथ दिया है, इसका मतलब AD, और B जो है वो C के साथ दिया है BC। और यहां पे अगर हम देखें तो A, B और AB ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गए। अब फ्रेंड्स अगर सिमेट्री की बात करें तो हम मान लेते हैं A, B और C, D बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ये हमने लेट कर लिया। अब इसका रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, AD इज इक्वल टू BC हमने लिख दिया क्योंकि हमें डेफिनेशन के हिसाब से यही दे रखा था। अब अगर इसको हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक तो उसके लिए क्या होना चाहिए, CD और AB भी रिलेटेड होने चाहिए। क्योंकि अगर ये वाला है तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए एक ऐसा भी तो रिलेशन होना चाहिए, CD इज रिलेटेड टू AB। और ये कैसे होगा, यहाँ पे भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको प्रूव करेंगे।
देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें, BC को हमने CB लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से, और AD को हमने DA लिख दिया। अब इसको आराम से हम रिलेट कर सकते हैं और डेफिनेशन में जो फॉर्म दिया था उस तरह का फॉर्म आ गया, C is related to D and A is related to B, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब आइए ट्रांजिटिव की बात कर ले। ट्रांजिटिव में हमने AB, CD और EF तीन रिलेशन मान लिए, क्योंकि ट्रांजिटिव में हमारी कंडीशन क्या होती है, इफ A is related to B and B is related to C, तो हमारा A भी C से रिलेटेड होना चाहिए। ये कब की बात होती है, जब हमारे केवल एलिमेंट्स होते हैं, पर यहाँ पे n क्रॉस n कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसलिए हमने दो दो पेयर्स ले रखे हैं। अब AB और CD अगर रिलेटेड है तो AD इज इक्वल टू BC होगा, और CD और EF रिलेटेड है तो CF इज इक्वल टू DE होगा। अब इन दोनों को फ्रेंड्स हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये ADCF इज इक्वल टू BCDE, जहां पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, D कैंसिल हो गया और C कैंसिल हो गया, तो AF इज इक्वल टू BE। अब क्या ये रिलेशन बन पा रहा है, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो A B से रिलेटेड है और E F से है, बिल्कुल हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। A B इज रिलेटेड टू E F, इसका मतलब ये हमारा पूरा इक्विवेलेंस प्रूव हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 के सेकंड पार्ट की ओर, और ये कह रहा है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट X, डिफाइन द रिलेशन R इन Px एज फॉलोज, फॉर A B belongs to Px, AB belongs to R if A is a subset of B। तो हमें प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं। तो मान लेते हैं कि A belongs to Px है, Px का मतलब क्या है, सेट ऑफ सबसेट। सारे सबसेट का जब हम एक अलग से सेट बनाते हैं उसको हम Px से डिनोट करते हैं। तो अगर A belongs to Px है तो फिर क्या होगा, A is a subset of A, क्योंकि हमें पता है फ्रेंड्स कि सारे सेट अपने आप के सबसेट भी होते हैं, तो A is a subset of A हम लिख सकते हैं। Therefore, क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए हम A belongs to R लिख सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर ऐसा है तो R is reflexive। अब मान लेते हैं कि A, B और C ये सब बिलोंग कर रहे हैं Px में, such that AB and BC belongs to R। तो अगर AB belongs to R है तो क्या होना चाहिए, A should be a subset of B, और BC belongs to R का मतलब B is a subset of C। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ करी कि A भी सबसेट है किसका, C का। तो इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव प्रूव कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो अगर सिमेट्रिक में हम जनरली देखें, अगर A B कोई दो सेट है, तो अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है तो क्या जरूरी है कि हर बार B इज अ सबसेट ऑफ A भी हो, बिल्कुल नहीं। इसी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा, और इसको हमने यहाँ पे कैसे लिख रखा है, मान लिया phi और x बिलोंग्स टू Px such that phi is a subset of x, तो इस वजह से हमारा phi, x बिलोंग्स टू R हो गया, ये रिलेशन हो गया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि x भी सबसेट हो phi का, इसीलिए ये कोई रिलेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि A और B एक दूसरे के सबसेट हो, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 की ओर। एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन, एक लाइन दे रखी है और अनदर इंसेक्ट है उसकी भी लाइन दे रखी है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। एक इंसेक्ट है वो एक लाइन के अलोंग चल रहा है और दूसरा भी एक दूसरी लाइन के अलोंग। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जब दोनों एक दूसरे के एकदम पास में होंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता है हमेशा परपेंडिकुलरली लाई करता है। तो मान लेंगे लाइन L1 है, ये L2 है, जिसकी हमें इक्वेशन दे रखी है, और अगर मान ले ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो आइए अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। तो हमने यहाँ पे भी वही लिखा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PQ। PQ क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन L1 और L2 के। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ P का क्या होगा, हमारा पोजीशन वेक्टर यहां से हम लोग निकाल लेंगे। पहले इसको हमने क्या किया, 6 प्लस लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा, ये क्या किया हमने, I, J और K को ग्रुप कर लिया। सिमिलरली हमने दूसरी लाइन जो L2 थी वहां से Q के लिए निकाल लिया, ये हो गया हमारा I, J और K के फॉर्म में।
अब फ्रेंड्स हम पी क्यू जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे कैसे, एक दूसरे को माइनस करके, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो फ्रेंड्स हमारा क्योंकि पी क्यू वेक्टर के फॉर्म में आ चुका है और हमें ये भी पता है कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है दोनों लाइन के L1 और L2 के, तो एक बार हम L1 से इसका क्या करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर होने पे क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं उनका प्रोडक्ट का सम 0 आता है। तो यहां से हमने निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई हमने किसके किया है, उसके डायरेक्शन रेशियो से L1 के। यहाँ L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे हमारे पास, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यहाँ पे हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आई कैप के साथ 1 था और यहाँ माइनस 2 जे कैप था तो माइनस 2 लिख दिया और 2 के कैप में 2 लिख दिया। तो फ्रेंड्स सिमिलरली इसी तरह हम इस पूरी लाइन का L2 के साथ डायरेक्शन रेशियोज का जो सम निकालेंगे वो भी 0 होना चाहिए, तो वो भी हमारा म्यू और लैम्डा के फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, यहाँ से हमारी म्यू की वैल्यू 1 आ गई और लैम्डा की -1। अब इसी वैल्यू को हमने उठा के पुट कर दिया पी क्यू जो हमारा वेक्टर के फॉर्म में दे रखा था, जहां पे म्यू और लैम्डा था वहां पे हमने 1 और -1 रख दिया। तो यहां से हमारा पी क्यू वेक्टर क्या आ गया, -6 आई कैप -6 जे कैप और -3 के कैप। अब इसकी हमें क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो वो नंबर्स के फॉर्म में होगी, वेक्टर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आएगा अंडर रूट 81 दैट इज 9 यूनिट्स। क्लियर। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे क्वेश्चन 34 का सेकंड पार्ट। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रॉकेट आर x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू -4t एंड z इज इक्वल टू 4t, where t is the time given in seconds and the coordinates of moving point in kilometer. What is the path of rocket? आगे बढ़ने से पहले हम पहले इसका पाथ निकाल लेते हैं रॉकेट का। तो अच्छा हमें यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू -4t और z इज इक्वल टू 4t। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन 2 इज इक्वल टू टी, y अपॉन -4 इज इक्वल टू टी और सिमिलरली z अपॉन 4 इज इक्वल टू टी। क्योंकि t सबके बराबर है इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन -4 इज इक्वल टू z अपॉन 4। ये सब भी आपस में बराबर होंगे। और पहले पार्ट में जो हमसे पूछा था व्हाट इज द पाथ ऑफ रॉकेट, तो यही हमारा इसका पाथ हो जाएगा, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। अब फ्रेंड्स सेकंड पार्ट देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0,0,0 एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकंड। तो फ्रेंड्स पहले पार्ट में हमने पाथ निकाल लिया, अब उसी पाथ से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं। x upon 2 is equal to y upon -4 is equal to z upon 4 which are the equation of line passing through the origin। ये हमें कैसे पता चला कि ये ओरिजिन से पास कर रही, सिंपली हमें पता है x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c, ऐसा फॉर्म होता है। तो यहाँ पे x1 y1 z1 यहाँ पे गिवन नहीं है, इसका मतलब तीनों 0 है, इसलिए हमने पता कर लिया कि ये ओरिजिन से पास कर रही है। अब आगे इसमें क्या दिया है फ्रेंड्स, हमारे डायरेक्शन रेशियोज हमने कैसे निकाले, ए बी और सी क्या आ गए, 2 -4 और 4 सामने दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। और दिस लाइन इज द पाथ ऑफ रॉकेट व्हेन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। हमें अगले पार्ट में जो पूछा था कि t अगर 10 सेकेंड होगा तो रॉकेट के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने, यानी रॉकेट किस पॉइंट पे होगा। तो सिंपली हमने क्या किया, x इक्वल टू 2t था, y इज इक्वल टू -4t और z इज इक्वल टू 4t था। जहां जहां t है वहां वहां हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 20, -40, 40, यानी 10 सेकेंड बाद रॉकेट कहां पहुंचेगा, ओरिजिन से 10 सेकेंड बाद पहुंचेगा 20, -40, 40 पे। अब हमें क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी तो बतानी है, 0,0,0 और 20, -40, 40, तो सिंपली हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर प्लस z2 z1 का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो यहां से 60 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई इन दोनों के बीच की। अब अगले पार्ट में दे रखा है, अब फ्रेंड्स अगले पार्ट में पूछा है कि इस जगह से
एक हमें पॉइंट दे रखा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, और यहाँ के हमें कोऑर्डिनेट्स कुछ वेक्टर के फॉर्म में दे रखे हैं क्वेश्चन में। इससे लेके हमें एक लाइन दे रखी है क्वेश्चन में, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी। और ये देखिए अगर, तो ये फॉर्म कौन सा है, a प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b वाला फॉर्म है, जिसमें ये डायरेक्शन रेशियो है। तो अगर हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है तो ये कौन सा टाइप है हमारा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का। और सिंपली यहाँ पे हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, 10√3 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला है क्वेश्चन 35, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसका हमें पहले ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तभी हम उसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे 2 × -4 + 4 + 3 × ये हो जाएगा -6 + 4 + 5 × 3 - 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -6 + 5 दैट इज इक्वल टू -1। तो फ्रेंड्स हमारा डिटर्मिनेंट आ गया -1, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया है, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। किस तरह, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज करके इसका एडजॉइंट निकाल लिया। अब हमें पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वो फॉर्मूला लगाया, डिटर्मिनेंट हमारा -1 था इसलिए माइनस साइन सब जगह मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा ए इनवर्स यहां से आ जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसको कैसे लिखते थे, ax = b। तो x क्या हो जाता था हमारा, a इनवर्स b, और यहाँ x क्या होता था हमारा, x, y और z होता था। यानी a इनवर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स b से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, x = 1, y = 2 और z = 3। एंड दिस इज आवर आंसर।